Okay, hello everyone. This is lecture number 14 of atomic structure. और आज की क्लास में पहले तो हम कुछ क्वेश्चन वगैरह जो पहले दिए हुए हैं बोहर मॉडल पे बेस्ड डीबीपी के क्वेश्चन है, हमारी एनसीईआरटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बोहर मॉडल है उसमें और एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी है, उससे रिलेटेड भी सवाल है, तो इनको हम करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद में अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तो ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगा। आइए फिर हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। तो बताइए भाई, स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलिए, आप बहुत सारे लोगों ने डाउट्स भी भेजे हुए थे कि भाई सर ये वाला डाउट है, ये वाला डाउट है, ये नहीं हुए, वो नहीं हुए क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चंस पे भी हम जाएंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। तो बताइए भाई, पहले तो क्वेश्चंस ही बताइए, पहले तो क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। पहले तो क्वेश्चंस ही बताइए, एनसीईआरटी वाले फिर डीपीपी वाले। तो एनसीईआरटी में जो भी डाउट्स हो बताएं प्लीज। ये आपके सामने 2.34 पहले दिख रहे होंगे। चलिए पहले 2.34 भी डिस्कस करेंगे। ठीक, 2.34 भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये इधर देख रहा हूँ, ये इनिशियली ये वाले क्वेश्चन है 2.13 से 2.33, इनके बीच में कोई डाउट हो किसी बच्चे को बताइए। 2.13 से 2.33 प्लीज। काफी लोग डाउट्स के बारे में बोल रहे थे, अभी यहाँ पर उनको डिस्कस करने का वो है। तो 2.13 से 2.33 इनके बीच में कोई डाउट्स हो तो प्लीज बताएं। कोई मैसेज आया? 2.14। चलिए, रेवंत ने बताया है 2.18 और बताइए 2.14 बोल रहे हैं। आप टाइप भी कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स और वैसे लिख के भी भेज सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। बोल भी सकते हैं। 2.19 सर। 2.19 भी बताया गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 2.18, 2.14, 2.19। चलिए, ये 2.13 से लेके 2.33 के बीच में और भी कोई हो प्लीज बता दीजिए। अन्वेषा, हो गए क्वेश्चंस? अन्वेषा, क्वेश्चन ट्राई किए या नहीं अभी बताइए। नहीं सर, अभी सारे नहीं हो पाए हैं। मैम एटलीस्ट एनसीईआरटी वाले तो करती। यस सर, ये तो हो गए। चलिए ठीक है। एनसीईआरटी वाले तो जो है वो करना चाहिए थे, फिर डीपीपी ट्राई करिएगा। चलिए 2.13 2.13 तो नहीं है डाउट किसी को। 2.14 पहले आइए हम 2.14 डिस्कस करते हैं। हाँ भाई पढ़िए, 2.14 पढ़िए। रेवंत पढ़िए 2.14। चलिए, how much energy is required to ionize a hydrogen atom if the electron occupies n is equal to 5 orbit? Compare your answer with the ionization enthalpy of hydrogen atom, यानी कि energy required to remove the electron from n is equal to 1 orbit. तो सबसे पहले तो जो है वो क्या कहते हैं कि हमको यहाँ पर ये समझना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको यहाँ पर ये एक बात समझनी है कि व्हाट डू वी मीन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहले तो इस चीज को ही हमको समझना होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हम क्या समझते हैं। ठीक, तो हाँ भाई दीपाली पढ़िए दीपाली। Ionization enthalpy is the energy required to remove the electron from the atom in a gaseous state and convert it into an ion. In terms of Bohr's theory, it amounts to a transition of electron from ground state n is equal to 1 to n is equal to infinity on absorption of energy equal to ionization enthalpy. It is thus possible to calculate the ionization enthalpy of hydrogen and hydrogen-like species using the formulas. En is equal to जी, ओके मैम, थैंक यू।
हाँ, ये देखिए फॉर्मूला भी आ गया हमारा। अब जरा थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन कर लूं, तब Yes. फिर इसमें से हम इसको हम शॉर्ट में लिख लेंगे। देखिए मैं आपसे एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि भाई सपोज करिए कोई पर्सन था, उसके पास में कोई पर्सन था, उसके पास में 20 रुपीज थे। दैट पर्सन हैड 20 रुपीज। तो अब उसको कितने पैसे दिए जाएं कि उस पर्सन के पास में 100 रुपीज हो जाए? आपसे ये क्वेश्चन पूछने के भैया किसी के पास 20 रुपए थे, यार बताओ उसे कितने रुपए दे हम कि उसके पास 100 रुपए हो जाए? बताइए भाई क्या आंसर 80 होगा? 80 rupees. 80 रुपीज। तो अब ये देखिए 80 कैसे निकाला, 100 माइनस 20, ये निकल कर आ गया 80। तो वही खेल है आयनाइजेशन एनर्जी का, कि अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला देखूं तो वो ये -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सबसे ज्यादा कॉमन यही यूज होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये उसकी किसी NH शेल में एनर्जी है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की। अगर ये न्यूक्लियस के चंगुल से, एटम के चंगुल से बाहर निकल जाता है और वो ई इंफिनिटी हो जाता है, तो एकदम यानी बाहर निकल गया, अब उसकी एनर्जी कितनी है? अब उसकी एनर्जी कितनी है? 0. 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0। तो यानी जब मैंने, और आपको मालूम है कि 0 बड़ा नंबर है, नेगेटिव में छोटा नंबर है, Yes, तो sir. अगर जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भैया कितने रुपए दें 20 रुपए वाले बंदे को कि उसके पास 100 रुपए हो जाए, तो आपने निकाला 100 माइनस 20। तो अब यहां पर भी यही है कि यार अगर इलेक्ट्रॉन यहां रह रहा है, सपोज करिए हाइड्रोजन है, लेट अस से फॉर हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन एटम है, हम जो है वो मतलब ये जनरल ले लें हम कि अभी उसकी ये एनर्जी थी, हाइड्रोजन तो एक स्पेशल केस हो जाएगा, अभी उसकी ये एनर्जी थी, इन्फिनिटी पे उसकी ये एनर्जी होगी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन वो यही हो जाएगी, ई इंफिनिटी माइनस ई एन। अब ई इंफिनिटी तो 0 है और ई एन है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये माइनस माइनस फिर क्या बन जाएगा? Plus. प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़े, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एटम आयनाइज हो जाएगा, इसीलिए इस एनर्जी को वो क्या नाम दे रहे हैं? Ionization energy. आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। इसीलिए इस एनर्जी को क्या नाम दे रहे हैं? Ionization energy. आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसीलिए इस एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यानी 100 बातों की एक बात यह है कि भाई साहब वो जो आपको एनर्जी देनी पड़े, आपको एनर्जी देनी पड़े ताकि इलेक्ट्रॉन निकल कर आए, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चंगुल से छुटाने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़े, वही एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा जिसमें आप प्रोवाइड करेंगे एटम को एनर्जी, और तब कहीं उसके चंगुल से आप इलेक्ट्रॉन को छुड़ा के बाहर लेके आ पाएंगे। वही एनर्जी क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक। तो Yes, अभी sir. तो हम जो है वो क्या कहते हैं, जरा इसकी बस शॉर्ट में डेफिनेशन लिखेंगे जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो चैप्टर पढ़ेंगे अगला वाला, तो वहां फिर और भी इस पर डिस्कशन होगा। बट अभी तो अब बहुत हम जो है वो क्या कहते हैं कि एक सिंगल सी बात ये लिख ले रहे हैं। अच्छा, इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी एक एटम के लिए होती है, जब वो एक मोल के लिए बात कर रहे होते हैं, तो इंथैल्पी तो अभी उस चक्कर में मत पड़िए। अभी तो आप जो है वो शॉर्ट में आयनाइजेशन एनर्जी लिखिए या आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखिए, अभी आपके लिए बात बराबर है। जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन कर लिया है, ब्लू से अंडरलाइन कर लिया है, वही जो है वो क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन है। तो पहले लिख लीजिए, उसी के चक्कर में बहुत सारे सवाल अटके हुए थे हमारे जो अब हो जाएंगे। ये ब्लू से जो लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो ब्लू से अंडरलाइन है, सॉरी, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
डन सर। बताइए भाई, आगे बढ़े। लिखा सब लोगों ने? लिखा? यस सर। चलिए, Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। फिर ये वाला जो फॉर्मूला इधर लिखवाया था वो भी लिख लेंगे। ये आयनाइजेशन एनर्जी का यही फॉर्मूला है भाई, क्योंकि रिमूव करना है तो इन्फिनिटी पे तो जीरो हो जाएगी एनर्जी, वहीं तक पहुंचाना है आखिरकार इलेक्ट्रॉन को। En माइनस होता तो उतनी देनी पड़ेगी, तब कहीं जाके निकल पाएगा। चलिए भाई, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, ये देखिए, अब ये सवाल है हमारा। नाउ लेट अस कम बैक टू दिस क्वेश्चन। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट? यानी पहले से ही भाई n इज इक्वल टू 5 में रह रहा है, तो अगर n इज इक्वल टू 5 में वो रह रहा है तो वहां से आपको निकाल के उसको कहाँ पहुंचाना है? n इज इक्वल टू इंफिनिटी में, तो निकाल के फेंक देना है बाहर। तो यानी अब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 13.6 जेड स्क्वायर। भाई हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू तो 1 होगी, एन की वैल्यू 5 होगी। तो अब ये फिर यानी आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 13.6 अपॉन 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये वैसे तो हमने कहा था कि भाई ये 5 तक का की वैल्यूज आप याद कर लें, बट अगर याद नहीं भी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ये आप निकाल सकते हैं। ये आप निकाल सकते हैं 13.6 डिवाइडेड बाई 25 करके, ये आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कितनी एनर्जी आ गई, बताइए कितनी कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको निकालने के लिए? बताइए। 0.54 electron volt. 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर इन्होंने ये कहा है कि अपने आंसर को कंपेयर करो, कंपेयर योर आंसर विद आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम यदि इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना पड़ता? N is equal to 1 Equal to orbit. 1. अब आप बताइए कि अगर n इज इक्वल टू 1 से निकालना पड़ता तब तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ती? 13.6 electron volt. 13.6, क्योंकि वहां तो z की वैल्यू भी 1 होती है, n की वैल्यू भी 1 होती। तो अगर ये इनका कंपैरिजन यही हो गया कि यार अगर 5 से निकाला है तो बड़े सस्ते में तुम जो है वो बच गए, बहुत कम एनर्जी देके ही इलेक्ट्रॉन निकल गया क्योंकि वो ऊपर रह रहा था काफी। बट अगर आप n इज इक्वल टू 1 से निकालते तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती। बताइए, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes चलिए, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन पूछा है 2.18। 2.18 ये भी कुछ ऐसा ही सा इलेक्ट्रॉन है। हाँ भाई, आफिया पढ़िए। What is the energy in joules required to shift the electron of the hydrogen atom from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit? And what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state? The ground state electron energy is minus 2.18 into 10 to the power minus 11 ergs. चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैम पहली चीज पूछी है कि एनर्जी कितनी चाहिए होगी
जब फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या है 1, और 1, फिफ्थ बोहर ऑर्बिट का मतलब क्या है कि n की वैल्यू क्या है 5. 5। तो ये यही पूछना चाह रहे हैं कि यार कितनी एनर्जी चाहिए होगी फर्स्ट बोहर ऑर्बिट से फिफ्थ बोहर ऑर्बिट में शिफ्ट करने के लिए। तो कोई बात नहीं, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है बताइए। minus 13.6 electron volt. अभी देख रहे हैं, देखिए यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए एनर्जी का ये फॉर्मूला है। अब फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में अगर मैं जूल्स वाले उसमें भी लूं तो ये एनर्जी होती है, अगर जूल वाला फॉर्मूला यूज करूं -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू तो 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए, एन की वैल्यू भी 1 है। ठीक, तो ये E1 हो गया। और फिफ्थ बोहर ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर। जेड तो वही रहेगा 1, मगर n की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो अब अगर E1 से E5 में भेजना है तो वही कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, E5 माइनस E1। तब E5 की जगह तो ये लिख दिया, E1 की जगह ये आ गया, और फिर बीच में माइनस का साइन है, तो ये फिर 2.18 इंटू 10⁻⁻18 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1/25 यानी इंटू 24/25 ये आ गया। तो अब ये इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी E1 से E5 में भेजने के लिए। फिर हमको अब ये भी रिलेशन मालूम है, 1 जूल 10⁷ अर्ज के बराबर होता है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, ये तो जूल में निकल कर आ गई, अगर अर्ज में देखें हम तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 1 टू n = 5, तो वो फिर आपके इतनी आ गई है। ठीक, अब E5 की अगर वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली स्टोरी देखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट E5 इतना रहेगा, E1 तो इतना रहेगा। जैसे पहले भी लोग इसके थ्रू कर रहे थे तो बहुत आसान है, E5 माइनस E1 का आप डिफरेंस निकालेंगे तो E5 ये रहा, E1 ये रहा, बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये 13.6 -5 जो है प्लस का हो जाएगा, और -0.54 माइनस का हो जाएगा, तो ये डेल्टा ये आ गया 13.06। ये तब है कि जब E5 से E1 में वापस कूद कर आएगा। अब वो जानबूझ के इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रखा ताकि हम वेवलेंथ निकाल सकेंगे, वेवलेंथ ऑफ दिस ट्रांजिशन। जब 5 से कूद के 1 में आएगा तो कुछ एनर्जी एमिट करेगा, हायर से लोअर में आएगा, तो 1242.4 डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो वहां से जब आप लैम्डा निकालेंगे तो ये आ जाएगा नैनोमीटर में 95.13 नैनोमीटर या 951.3 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा पूरे सवाल का आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि अब वेवलेंथ भी निकाली है हमने। ठीक, वेवलेंथ भी निकाली है, और एनर्जी भी जूल्स में पूछी हुई है तो जूल में भी निकाल दी है एनर्जी। ये देखिए आप, ये क्योंकि जूल में पूछी थी तो इसलिए ईवी के बजाय जूल वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जान पूछ के। E1 पता है, E5 पता है, तो E5 माइनस E1, ये मेरा आंसर आ गया जूल के अंदर। चाहे तो जल्दी से नोट डाउन करिए। भाई जैसे ही लिख ले बताइए।
बात समझ में आई है नहीं? यस सर। कैन वी मूव अहेड? Yes, sir. हाँ देखिए, एनर्जी निकाल E5 माइनस E1, ये तो एनर्जी निकाली है जूल में। ये बहुत जो है वो चालाकी से कैलकुलेट की है वेवलेंथ, क्योंकि हमें अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें ये भी सीखना है कि यार कम टाइम में कैसे कर पाए। E5 मालूम है, E1 मालूम है, तो E5 माइनस E1 एनर्जी डिफरेंस आ गया 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल दी, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल दी डायरेक्ट, बिना कोई टफ कैलकुलेशन के वेवलेंथ निकाल दी। कैन वी मूव अहेड? आगे बढ़े? अगर लिख लिया हो तो Yes, sir. बताइए प्लीज। Yes, sir. सब लोग Yes, sir. बताएं, कैन वी मूव अहेड? ये देखिए वेवलेंथ निकल कर आ गई, ये वेवलेंथ निकल कर आ गई। अब देखिए, बहुत बहुत ध्यान से देखिए, ये वेवलेंथ जो हमारी विजिबल रहती है वो 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम में रहती है। तो ये वेवलेंथ उससे कम है, ये वेवलेंथ उससे कम है, यानी फिर ये कहां पर लाई कर रही है बताइए, आफिया बताइए। ये वेवलेंथ कौन से रीजन में लाई कर Sir, रही है? visible region. मैम विजिबल रीजन तो ये होता है ना, बताया, दिस इज विजिबल रीजन। मैम क्या ये 951 4000 से 7500 के बीच का नंबर है? बताइए। ये नंबर क्या विजिबल, ये वेवलेंथ विजिबल रीजन में लाई कर रही है? No, sir. तो किस में लाई कर रही है बताइए आफिया? विजिबल से कम है या विजिबल से ज्यादा है ये वेवलेंथ? Sir, come in. हाँ, तो विजिबल से कम है यानी वो वेवलेंथ में फिर उससे ऊपर कौन होता था? ये विजिबल है तो विजिबल से ऊपर कौन सी वेवलेंथ होती थी बताइए? Ultraviolet. तो अब अच्छा, हमने अच्छा और और आप वैसे देखिए, जब भी कहीं से भी चल के अगर आप n=1 में आए तो यानी आप कहां पर आया करते थे? Lyman series. और लाइमैन किस में लाई करती थी? UV region. तो यहाँ पे देखिए अब उसका सबूत भी मिल गया, प्रूफ भी मिल गया कि यार ये यूवी रीजन में। बताइए बात समझ में आई है नहीं? Yes, sir. Because it is less than 4000, the wavelength is less than visible, तो visible के ऊपर वाला तो अल्ट्रावायलेट है ना, Yes, sir. तो वही चीज दिख भी रही है। कुछ बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए, हाँ भाई, और कौन सा हमसे 2 पॉइंट, ये तो 2.19 था मैंने दिखाया, और बताइए और कौन सा था? 2.18 था, सॉरी 2.18 के बाद और नेक्स्ट कौन सा 2.19 भी था?
Yes, sir. चलिए 2.19 भी था। पढ़िए नेहा। The electron energy in hydrogen atom is given by energy equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 upon n square joule. अब ये देखिए मैम, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला तो ये है -2.18 इंटू 10 की पावर -18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल्स पर एटम। बट क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए z क्या होता है बताइए? 1। तो वो इसीलिए z दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो तो z1 होता है। बट एनीवेज चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे पढ़िए मैम। Calculate the energy required to remove an electron completely from the n equals to 2 orbit. What is the longest wavelength of light in centimeter that can be used to cause this transaction? ठीक, तो अब सबसे पहले तो वही पूछा है कि n = 2 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो मैम अब तो हमने फॉर्मूला देख लिया है यार। अच्छा 2 पे रह रहे हो तो इतनी एनर्जी है, इन्फिनिटी पे इतनी हो जाएगी 0। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन वो वही 0 माइनस दिस, डायरेक्ट अपने पास में फॉर्मूला है, तो इतनी एनर्जी चाहिए होगी। ये देखिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी। Yes, sir. तो पहला पार्ट तो अब हम कर ही सकते हैं। पहला पार्ट अगर आप जूल्स में ये आपसे पूछ रहे हैं तो जूल्स में ये आंसर भी, इफ यू वांट यू कैन इवन नोट इट डाउन। Yes, sir. अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, नोट डाउन करना है तो कर ले, ताकि फिर हम सेकंड पार्ट कर लेंगे। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ये देखिए अब क्या पूछा है उन्होंने कि कौन सी वेवलेंथ सेंटीमीटर में ये वाला ट्रांजिशन कर पाएगी। तो मैम ये तो एनर्जी जूल में निकल कर आ गई है। ठीक, जब आप ये 2.18 डिवाइडेड बाय 5 करेंगी तो जूल्स में ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 4 करेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड शेल, वो ये आ जाएगा निकल के, ये वाली चीज निकल कर आ जाएगी। अब ये देखिए मैंने जानबूझ के इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर लिया। वैसे तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप डायरेक्ट E2 वाला फॉर्मूला लिखती, E2 का फॉर्मूला लिखती तो E2 का फॉर्मूला कितना आता बताइए? Minus 13.63 square upon n square. हाँ, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता। तो वो E2 से इन्फिनिटी में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती वो यही होती, प्लस 13.6 z की वैल्यू तो 1 है, हाइड्रोजन एटम है, n की वैल्यू 4। तो अब ये देखिए ये वो यहां से भी आंसर कितना आता? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से भी लगभग इतना ही आ रहा है। अब इतनी एनर्जी चाहिए, उन्होंने पूछा यार कौन सी वेवलेंथ यूज करें कि तुम्हें इतनी एनर्जी की प्राप्ति हो जाए। तो अब वो हमको मालूम है कि यार एनर्जी जो चाहिए वो तो इतनी चाहिए आपको, 3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकल कर आ जाएगी नैनोमीटर में निकल कर आ जाएगी। अगर वो डिवाइड कर दें तो इतनी तो नैनोमीटर में चाहिए, 364.34 नैनोमीटर, या फिर एंगस्ट्रॉम में, मतलब नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लें तो 364.34, ठीक, या इंटू 10 की पावर -9 वो मीटर, या फिर 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो ये जो आ रही है वो वेवलेंथ कितनी आ रही है सेंटीमीटर में, यानी पहले तो निकाल लिया नैनोमीटर वाली उससे, फिर उसे कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। तो ये सेकंड पार्ट हो रहा है देखिए।
चालाकी लगाई हमने, एनर्जी ईवी में निकाल ली और वेवलेंथ नैनोमीटर में निकाली, बाद में उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आई? यस सर। देखिए अगर कोई नोट डाउन करना चाह रहा है तो कर ले। रेवंत बात समझ में आई? बताइए। यस सर। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब लिख लेंगे तो बताइए, आगे बढ़ेंगे। यस Sir, सर। done. कैन वी मूव अहेड? आगे बढ़े भाई। Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अब और बताइए, और कौन से डाउट्स हैं? और बताइए भाई। और क्वेश्चन नंबर बताइए। 2.56। 2.56। चलिए, उतने आगे पहुंचने से पहले जरा हम देख लें। सर 2.34। चलिए चलिए सर, अभी मैं दोबारा से पूछ ले रहा हूँ सर, दोबारा से पूछ ले रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। हम्म। 2.3, ये 3.2 तक हो गया था, फिर अब इन्होंने बताया है, एक तो बताया है 2.34। चलिए, ये तो खैर ये तो काफी पहले से बोल रहे हैं। फिर और इनमें बताइए, 50, 54, 55, 56, इनमें कोई है? बताइए प्लीज। Sir, 2.50. 50 भी है, चलिए जी, और बताइए जी। सर 2.56। 2.56, और बताइए जी। 2.33। 2.33 भी है, चलिए भाई, और बताइए। चलिए, तो सबसे पहले तो 2.33 डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, हाँ भाई दीपाली, पढ़िए। What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium spectrum? हाँ, हीलियम प्लस, हीलियम नहीं, हीलियम Yes, sir, प्लस। helium plus. ठीक, तो अब मैम इसका क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया है, मैं सॉल्यूशन की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि जरा इसका मतलब समझा दिए मुझे सवाल। हाँ भाई दीपाली, बताइए।
मैम क्वेश्चन कह क्या रहा है, करेंगे तो हम सवाल को, मगर पहले समझें तो। जो भी समझ में आ रहा है, जितना भी समझ में आ रहा है बताइए। कोई ये नहीं कह रहा हूं कि सही बात ही बतानी है, जितना भी समझ में आ रहा है मैम बताइए। देखिए आप हीलियम प्लस के लिए n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 में वेवलेंथ निकाल सकती है मैम। वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, राइडबर्ग फॉर्मूला बताइए। 1 upon wavelength is equal to RZ square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. चलिए बहुत अच्छी बात है। अब R तो हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। हीलियम प्लस के लिए Z की वैल्यू क्या होगी? 2 2। तो ये क्या हो जाएगा मैम, 2 का स्क्वायर। square. अब ये 4 से 2 पे लेकर आ रहे हैं, बामर ट्रांजिशन है, तो N1 तो क्या हो जाएगा बताइए। 4. हाँ मतलब 2 का स्क्वायर, और Yes, N2 sir. क्या हो जाएगा, 4 का 4 स्क्वायर। का ठीक है square. मैम। Yes, sir. अब फिर ये देखिए ये क्या हो जाएगा, R4 1/4 माइनस 1/16। तो ये मैम फिर किसके बराबर हो जाएगा, R1 माइनस 1/4, ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, sir. ठीक, तो अब अगर ऐसे लिख लिया तो अब ये देखिए फिर ये क्या हो गया, R1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, और जहां नीचे 1 है वहां 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ, Yes, sir. ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो अब ये देखिए मैम ये क्या हो गया, R यहाँ पे भी ऐसे लिख दिया जानबूझ के, 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो मैम ऐसा आपको हाइड्रोजन के लिए कब देखने को मिलता, जब इलेक्ट्रॉन 2 से किधर 2 से आता, 1 पे आ रहा होता है. 2 से 1 पे आ रहा होता। यानी कि मुझे फिर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चली कि हाइड्रोजन के लिए जो लाइमैन ट्रांजिशन होगा वो भी 2 से 1 वाला, वो बराबर होगा किसके लिए, हीलियम प्लस का बामर ट्रांजिशन 4 से 4 से 2 2 वाला। के लिए. बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी ये यही अब हमने कर, ये भी देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि ये देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए पढ़िए। Lyman transition n is equal to 2 to n is equal to 1 have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium plus ion. यही हम कहना चाह रहे थे और बताना चाह रहे थे। कुछ बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक। अच्छा यहाँ से अब ये देखिए मुझे एक एक्स्ट्रा कंपटीशन का क्या पॉइंट पता चल रहा है, क्योंकि लाइमन विजिबल रीजन में तो आता नहीं था, लाइमन विजिबल रीजन में तो आता नहीं था, तो ये भी जो है वो कोई विजिबल रीजन में नहीं आएगा, नॉट इन विजिबल रीजन। भले ही ये बामर है मगर विजिबल में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बामर किसका है, ये किसका बामर है, Helium plus ion. हीलियम प्लस का, हाइड्रोजन का थोड़ी है। अब ये इतना पॉइंट तो लिख ही लीजिए आप, नहीं आता था, और ये वाले चीज एनालाइज कर लीजिए। Done, sir. चलिए भाई बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए वेरी गुड। इसके बाद और कौन सा था, नंबर बता दीजिए, मैं नंबर भूल जाता हूँ बार बार। अगला 2.34 भी था। Yes, Yes, sir. sir. चलिए Yes, sir. चलिए भाई बताइए, अब है सवाल, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए।
Calculate the energy required for the process helium plus gas to helium 2 plus gas plus electron. The ionization energy for the H atom in the ground state is 2.18 into 10 raised by minus 18 joule per atom. हाँ, तो सर ये प्रोसेस जो हो रहा है, इस प्रोसेस को देख के सर आपको ये जो लिखा हुआ है, आप क्या समझते हैं? ये यहाँ ये क्या काम हो रहा है सर, बताइए आप क्या समझते हैं? अब है बताइए। सर एक इलेक्ट्रॉन ऑफ कर रहे हैं हीलियम प्लस। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो अब वही आयनाइज किया जा रहा है। तो सर En का जनरल फॉर्मूला क्या है भाई? हमने तो अब आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला देख लिया ना, क्या है? 13.6 Z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो हीलियम प्लस के लिए Z की वैल्यू 2 है, और अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो n इज इक्वल टू 1 से ही निकाल लें हम ग्राउंड स्टेट से। तो अब उसकी जो जहां पर है वो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इनफाइनाइट पे 0 होगी तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी देंगे तब वो नॉक ऑफ हो पाएगा, तब बाहर निकल पाएगा। बताइए भाई, भूमिका समझ में आया या नहीं? यस सर। चलिए, कोई नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, और अगर समझ में आ गया, नहीं करना है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर चाह रहे नोट डाउन करना तो कर लीजिए। बताइए भाई, आगे बढ़े। कैन वी मूव अहेड? यस सर। चलिए चलिए चलिए। हाँ, और क्वेश्चन नंबर बता दीजिए भाई, और क्वेश्चन नंबर बताइए प्लीज, और बताइए क्वेश्चन नंबर। ऊपर जो लिखवाए हुए थे उनमें से ना, मुझे फिर एकदम ऊपर जाके नंबर देखना पड़ेगा। और था 2.50 और 2.56। चलिए सर 2.50 देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। 50 और 56। 2.50, 2.50। आइए भाई 2.50 देखते हैं। हाँ भाई रियान, क्वेश्चन पढ़िए। The longest wavelength doublet absorption transition is observed at 589 and 589.6 nanometer. Calculate the frequency of each transition and energy difference between two excited states. हाँ भाई, हो गया ये क्वेश्चन? Yes sir. चलिए, कैसे करेंगे रैयान, बताइए। सर सेपरेटली सर दोनों की हम पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे hc अपॉन ठीक है। लैम्डा से। ठीक है ठीक है। सर निकाल लेंगे सर कैसे उसके निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी, कैसे निकाल लेंगे? सर c बाय लैम्डा चलिए ठीक है फ्रीक्वेंसी। ठीक है ठीक है, फिर
फिर सर दोनों की आ जाएगी सेपरेट फ्रीक्वेंसी माइनस, मतलब जो हमें फाइनल निकालना है, एनर्जी डिफरेंस निकालना है, तो वो जाएगा एच इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट माइनस एच इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड। तो इसमें से एच कॉमन आ जाएगा, तो फाइनल हो जाएगा एच ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी ऑफ वन माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ टू, उससे आ जाएगा आंसर। ठीक है, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उससे माइनस जो कम यस सर। फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब ये देखिए भाई, हमको मालूम है c बराबर न्यू लैम्डा, तो सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगी c बराबर सेकंड वाली वेवलेंथ, तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी निकल के। फिर फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी c बराबर फर्स्ट वाली वेवलेंथ, तो जो ज्यादा वेवलेंथ होगी उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होगी, और जो कम वेवलेंथ होगी उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो ये तो फ्रीक्वेंसीज निकल कर आ गई, न्यू टू न्यू वन फ्रीक्वेंसीज निकल कर आ गई। अब फ्रीक्वेंसी के बाद में फ्रीक्वेंसी तो निकल आई, फिर उन्होंने एनर्जी डिफरेंस का है। तो अब देखिए, मैं तो फिर से चालाकी अपनाऊंगा, मैं तो कैलकुलेशन से बचना चाहूंगा ना। तो 589 वाली जो वेवलेंथ थी उसके करस्पॉन्डिंग मैंने वही 1242.4 अपॉन 589, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने ये वाली एनर्जी निकाल ली। 589.6 वाली जो वेवलेंथ थी, क्योंकि नैनोमीटर में ही दे रखी थी, डायरेक्ट सेटिंग बिठा के मैंने एनर्जी निकाली, ये वाली एनर्जी आ गई। तो ये वाली एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिया, तो एनर्जी डिफरेंस 0.002 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब अगर कोई कह रहा है नहीं हमें तो जूल में ही बताओ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एनर्जी डिफरेंस जूल में आ गया। तो इससे आप ये कह रहे हैं भाई रैयान ने ही बताया, हमने ही बताया मेथड। हमारे वाले मेथड में थोड़ा सा फायदा क्या हो गया कि कैलकुलेशन कम करनी पड़ी। एच न्यू करते तो थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, थोड़ी सी कम करनी पड़ रही है। बात समझ में आई है नहीं? यस सर। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए। बाकी लोगों को समझ में आया? रेवंत समझ में आया आपको? कार्तिक क्वेश्चंस ट्राई किए हैं कार्तिक या नहीं? यस सर कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। कुणाल, कुणाल क्वेश्चंस ट्राई किए? नो सर, वो ट्राई नहीं कर पाया ना, मेरी तबीयत खराब थी, अभी लेक्चर कंप्लीट किया था जस्ट अभी सर। चलिए ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा टेस्ट से पहले। यस सर, आज ही करूंगा। बताइए भाई, ये अगर समझ में आया नोट डाउन करिए, और जब कर लें तो बताइए, फिर 56 भी डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद 56 भी डिस्कस कर लेंगे। बताइए भाई, कैन वी मूव अहेड? कैन वी मूव अहेड? आगे बढ़े, बताइए प्लीज। Yes, sir. चलिए
ये 50 हो गया। अब 56 भी पूछा है आई गेस लोगों ने। 56 दे हैव आल्सो आस्क्ड 56। 56 वाला भी पूछा है भाई। Yes, sir. चलिए भूमिका पढ़िए। Calculate the wavelength for the emission transition if it starts from the orbit having radius 1.3225 nanometer and ends at 211.6 pm. Name the series to which this transition belongs and the region of the spectrum. जी अब ये पीएम क्या है? ये पीएम क्या है बताइए भूमिका। पीएम क्या है भूमिका? Picometer. पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 -12 मीटर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने एन डायरेक्टली देने के बजाय आपको रेडियस प्रोवाइड कर दिया। अब हमारे पास में रेडियस का ये वाला फॉर्मूला है या नहीं बताइए? पढ़ा है फॉर्मूला या नहीं? Yes, रेडियस इज इक्वल टू Yes, sir. 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। या फिर अगर एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन में वैसी रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके लिख लिया। 0.0529 एन स्क्वायर बाई जेड नैनोमीटर। इससे फायदा क्या हुआ अभी देखते हैं सवाल में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो जब उन्होंने रेडियस दे दिया और जो है वो क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम है, वैसे तो कुछ बोला नहीं मगर हाइड्रोजन एटम ही है। जब कुछ नहीं बोल रखा तो z इज इक्वल टू 1 लेंगे। हाइड्रोजन एटम तो रेडियस 0.0529 एन स्क्वायर बाई जेड। जेड को हमने हटा दिया हाइड्रोजन एटम। नैनोमीटर में ये 1.3225 नैनोमीटर हो जा रहा है। यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो गई, ये आया 25। यानी एन की वैल्यू क्या निकल कर आ गई बताइए? 5 5। फिर अगला उन्होंने कहा कि यार यहां से हम जा रहे हैं एक दूसरे रेडियस, ठीक आपके 2211.6 पिकोमीटर। तो अब फिर तो पिकोमीटर वाला फॉर्मूला पता लगाएंगे। 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर। यानी z की वैल्यू तो 1 है, तो 52.9 इंटू एन स्क्वायर पिकोमीटर यानी 211.6। तो वहां से हमने n की वैल्यू निकाली 4, एन स्क्वायर की वैल्यू 4 यानी n की वैल्यू 2। यानी कि भूमिका इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करके आया था बताइए? तो N5 से N2 पर। N5 से N2। तो ये आपके कौन से रीजन में लाई कर रही है ये वेवलेंथ? Balmer series. बैल्मर Sir, सीरीज। visible. वेरी गुड। विजिबल या बैल्मर सीरीज, क्योंकि n इक्वल टू 2 में आ रहा है। तब उन्होंने वेवलेंथ भी निकाल ली। RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो n1 की जगह 2 लिख दिया, n2 की जगह 5 लिख दिया, वेवलेंथ भी निकाल ली। तो वेवलेंथ ये आ रही है 100/21 R। अब आपको देखिए एक मैंने फॉर्मूला बताया था और कहा था ये बहुत काम की चीज है कि 1/R किसके बराबर है? 912 Armstrong. 912 ये याद Armstrong. रखना है। ये लाइक दिस यू हैव टू रिमेम्बर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तब यहां से देखिए, यहां से जब हमने वेवलेंथ निकाली तो देखिए वेवलेंथ किस में आ रही है? 4000 से ज्यादा आ रही है। यानी हमें अब अपनी बात का प्रूव भी मिल गया कि हम किस रीजन में लाई कर रहे हैं? Visible Visible. region. विजिबल रीजन में। बामर सीरीज वैसे भी विजिबल रीजन में लाई करती है। तो Yes. ये हमारा पूरा क्वेश्चन। बताइए समझ में आई बात? Yes, sir. चलिए अगर कोई नोट डाउन करना चाह रहा है भाई तो कर ले। ये तो सवाल था, फिर सोल्यूशन स्टार्ट किया है। कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिए। आप बताएंगे, मैंने स्क्रीन नीचे ले लूंगा। हाँ भाई रैयान, हो गया था ये क्वेश्चन या नहीं? Yes, sir. हो गया था। चलिए ठीक है सर, ठीक है।
सर नीचे कर दीजिए। जी जी जी, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक, नीचे ले भाई। यस सर। पेज डाउन कर दीजिए। चलिए चलिए चलिए, गुड क्वेश्चन, आई वुड से वेरी गुड क्वेश्चन। Can we move ahead? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब देखिए यहाँ ये हमारे ये वाले क्वेश्चन हुए हैं। अब इसके बाद जरा हम डीपीपी के क्वेश्चन डिस्कस करने, बताइए, या फिर कुछ और पढ़ना है अभी आगे का? बताइए, डीपीपी के क्वेश्चंस सर आप ट्राई किए? डीपीपी कल डिस्कस करा देंगे प्लीज। Yes, sir. कल अभी करी डिस्कस नहीं कर, है। यस सर अभी कंप्लीट नहीं हुई। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। ठीक है। तो फिर आगे एक छोटा सा आर्टिकल है, वो हमको डिस्कस करना है। एक आर्टिकल है, डिस्कस करना है।
ठीक, हाँ चलिए भाई, बोहर मॉडल में भी अब कमियां निकालने का समय आ चुका है कि बोहर मॉडल के अंदर भी क्या कमियां हैं। तो बोहर मॉडल की कमियां हम यहाँ पर देखते हैं। कार्तिक पढ़िए भाई, क्या लिखा हुआ है। Limitations of Bohr's model. वेरी गुड, पढ़िए सर यहाँ से। By calculating the energy changes that occur between energy level, Bohr was able to account for the Rydberg equation and therefore for the atomic spectrum of hydrogen. However, the theory was not able to explain quantitatively the spectra of atoms with more than one electron, and all attempts to modify the theory to make it work met with failure. Some important deficiencies of Bohr theory are listed as follows. हाँ तो सर, अब बोहर की कमियां हैं, ये तो इन्होंने पहले थोड़ी सी तारीफ भी करी उसकी कि चलो यार वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के मतलब वो राइडबर्ग फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता है। मगर सर एक सबसे पहली ही कमी ये निकल कर आ रही है कि जो बोहर मॉडल है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, यानी जहां केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था। क्योंकि हम आप याद करिए जो डेरिवेशन पूरा हमने लिया है, जो पूरा हमने डेरिवेशन लिया है वो डेरिवेशन यही लिया हुआ है कि यहाँ पे तो चलो Z ही ले लिया है मगर बाहर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। जबकि रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता यार, रियलिटी में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन्होंने तो कहा नहीं नहीं, हमारा तो बस सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही एप्लीकेबल है, वरना एप्लीकेबल नहीं है। तो ये पहला ड्रॉबैक में हेडिंग डाल लेंगे, लिमिटेशंस या ड्रॉबैक, जो भी आपको अच्छा वर्ड लगे। लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल या ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल, हर चीज का एक समय होता है। तो बोहर मॉडल को भी टाटा बाय बाय कहने का यूज एंड थ्रो चल रहा है यहाँ पर, बोहर मॉडल को भी अब टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है। लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल, ये हमारी हेडिंग पड़ेगी और फिर डिस्कशन हम अपना आगे बढ़ाएंगे। लिखा भाई, पहला पॉइंट लिखा। यस सर। यस Yes, sir. चलिए ठीक, अगला पॉइंट क्या है अभी देखिए, जो सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। मतलब फर्स्ट पॉइंट लिखना है, सेकंड पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं लिखना नहीं है, मगर पढ़ना तो तब भी जरूर है। तो भाई कार्तिक सेकंड पॉइंट पढ़िए प्लीज। Each of the four lines of the hydrogen spectrum observed by the Balmer when viewed through a high resolution spectrometer is found to be made of 6 different lines. Bohr's theories does not explain this. हाँ मतलब वो जो लाइंस हमको पतली पतली वेवलेंथ दिख रही हैं, उनको बड़ी बारीकी से देखें तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उन वेवलेंथ के अंदर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है बोहर द्वारा, एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर। थर्ड पॉइंट पढ़िए सर। It assumes that electrons revolve around the nucleus in circular orbits. Sommerfeld explained the splitting of the spectral lines of hydrogen by assuming that some electron orbits were elliptical. हाँ तो ये बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट मान रहे हैं, कुछ लोग एलिप्टिकल भी मान रहे थे, तो इसलिए भी ये बात कुछ जो है वो क्या कहते हैं कि उतनी ठीक नहीं लग रही है। अगला पॉइंट ये लिखने वाला है,
अगला पॉइंट ये वर्थ मेंशनिंग है, वर्थ मेंशनिंग है अगला पॉइंट, इट इज वर्थ मेंशनिंग, इट इज वर्थ मेंशनिंग। यांशु नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। It doesn't explain the splitting of spectral lines by magnetic fields, Zeeman effect, and by electrical fields, Stark effect. तो ये पॉइंट लिख लीजिए कि ये स्प्लिटिंग ऑफ, यहां से लिखिए कि यानी ये पूछा जाएगा टेस्ट में भी वैसे भी कि बताओ जीमैन इफेक्ट किसे कहते हैं, बताओ स्टार्क इफेक्ट किसे कहते हैं। तो जीमैन इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर हम पूरा वही वाला एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक फील्ड में कराएं तो वो लाइन के भी और टुकड़े हो जाते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड में कराएं तो वो जो लाइंस हैं उनके अंदर भी और बारीक बारीक सी अलग अलग लाइंस नजर आने लग जाती हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए जीमैन इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्टार्क इफेक्ट है। ये नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, चाहे इतना ही नोट डाउन करिए। बोहर तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मगर ये पॉइंट हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज जीमैन इफेक्ट, व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट। Done, sir. चलिए लिख लिया, Yes, sir. चलिए। हाँ भाई दृश्य, अगला ड्रॉबैक पढ़िए। ये भी लिखना नहीं है, सिर्फ अभी पढ़ना ही है। पढ़िए, फिफ्थ वाला पॉइंट पढ़िए। According to this theory, the total energy of an electron is the sum of its potential and kinetic energies. It is now known that electrons spin on their own axis. The energy of the spin is not taken into account in Bohr's theory. ये भी है कि इलेक्ट्रॉन मतलब अपने अलोंग भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। तो उसकी एनर्जी को तो अकाउंट में लिया ही नहीं जा रहा होता है, लिया ही नहीं जा रहा होता है। ठीक, अगला पॉइंट फिर से इंपॉर्टेंट है जो कि लिखने वाला है। वो क्या है कि ये जो उन्होंने देखिए ये वाला जो एक रिलेशन यूज कर लिया था, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, इसका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड मतलब अलग अलग n के लिए ये वैल्यूज अलग अलग हैं। तो ये वाला रिलेशन हमने पूछ लिया कि भाई कहां से आया, ये वाला रिलेशन कहां से आया, तो कोई जवाब नहीं है उनके पास में, कोई जवाब नहीं है। ये रिलेशन कहां से आया, MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, ये रिलेशन कहां से आया, कोई जवाब नहीं है। बस ऐसे ही यार बोल दिया तुमने MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, हाउ ये रिलेशन कहां से आया, इसका कोई जवाब नहीं है, कोई आंसर नहीं है। ठीक, साफ साफ लिखा हुआ है। पढ़िए भाई दिशा, पढ़िए। Bohr assumes that the angular momentum of an electron in an atom of hydrogen is an integral multiple of h by 2 pi, but this theory does not explain the reason for this assumption. हाँ, तो ये जो है वो क्या कहते हैं, हम तो शॉर्ट में लिखेंगे कि नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन। आप ये लिखिए कि भाई नो एक्सप्लेनेशन फॉर
MVR is equal to NH/2 pi। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे होगा यार, ये कहां से यूज कर लिया। Done, sir. ठीक है, अब ये देखिए फाइनल जो नेल इन द कॉफिन रहा, फाइनल नेल इन द कॉफिन रहा, वो जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो रहा कि भाई वो तो ये बोलता था कि एग्जैक्टली हम निकाल ही नहीं सकते पोजीशन, और बोहर ने तो सब निकाल के बैठे हुए थे। तो अगला क्या है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है अगर हम उसको देखें। हाँ भाई अश्विनी पढ़िए, आप पढ़िए, अश्विनी पढ़िए, अश्विनी आवाज आ रही है? yes sir। पढ़िए अश्विनी। Toward quantum mechanical model of the अरे atom। ये पढ़ना है दोस्त, अभी ये 7th पॉइंट पढ़ना है। Using this theory, we are able to find the position of an electron and its velocity in an atom of hydrogen. But according to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to know both the position and the momentum of a fast moving electron accurately। हाँ, तो अभी तो जो है वो क्या कहते हैं कि आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि ये तो अगला आर्टिकल ही बनेगा आगे। ये बोहर मॉडल आप शॉर्ट में लिखेंगे, इट वायलेट्स HUP शॉर्ट में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। वो तो अब जो है वो आगे का हमारा आर्टिकल बनेगा, ठीक है, अगली क्लास में हम उसको पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो देखिए अगली क्लास का आर्टिकल है, बट अभी के लिए तो आप ये काम कर सकते हैं, तो बस ये लिख लीजिए, इट वायलेट्स, बोहर मॉडल ये वायलेट कर रहा है HUP को, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। Done, sir. चलिए चलिए भाई अश्विनी आप पढ़ रहे थे, पढ़िए अब इसको, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Toward quantum mechanical model of the atom, in view of the shortcoming of the Bohr's model, attempts were made to develop a more suitable and general model for atom. Two important developments which contribute significantly in the formulation of such a model were: number one, dual behavior of matter; number two, Heisenberg uncertainty principle। हाइजेनबर्ग सर सर जी बताइए जी सर, एक लास्ट पॉइंट तो है क्या उसमें? हाँ भाई ये अभी जस्ट पढ़ने हम जा ही रहे हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ही आएगा सर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर ना, उसमें ही आएगा कि इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर होता है, उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं सर, इसलिए वो वहां पर उतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया है, ठीक है। हाँ ये देखिए, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर या फिर डिब्रॉय इक्वेशन, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं,
ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और जो भी हमारे पास में रिमेनिंग समय बचा हुआ है उसमें हम इस चीज को आइए पढ़ते और समझते हैं। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। हाँ भाई दृश्या पढ़िए। The French physicist de Broglie in 1924. इसका मैम प्रोनाउंसिएशन है डिब्रॉय। ठीक, ये डिब्रॉगली जरूर लिखा हुआ है। ठीक, वो एल जो है ये साइलेंट रहता है। ठीक, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है डिब्रॉय, डिब्रॉय। ठीक है, द फ्रेंच फिजिसिस्ट डिब्रॉय, इसलिए डिब्रॉय इक्वेशन बोलेंगे, डिब्रॉगली नहीं बोलेंगे। ठीक, एटलीस्ट इतनी कर्टसी हम दे सकते हैं किसी को उसका नाम सही पुकारे। तो द एल रिमेन्स साइलेंट, द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज डिब्रॉय। बहुत सारे टीचर भी गलत बोल रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली प्रोनाउंसिएशन इज डिब्रॉय। Proposed that matter, like radiation, should also exhibit dual behavior, that is, both particle and wave-like properties. This means that just as the photon has momentum as well as wavelength, electrons should also have momentum as well as wavelength. De Broglie, from this analog, gave the following relation between wavelength and momentum of a material particle. ठीक, अब देखिए यहाँ पर बड़ी ही अजीब सी बात हो रही है। ये क्या कह रहे हैं, अभी तक तो हमने सिर्फ क्या कहा था, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। अभी तक तो हमने सिर्फ ये कहा था कि लाइट का ही डुअल नेचर है, यानी लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, फोटोन की तरह बिहेव करती है, और लाइट कभी वेव की तरह बिहेव करती है। ठीक, तो अभी तक के तो केवल लाइट का ही डुअल नेचर था, मगर डिब्रॉय भाई साहब ने तो कुछ और ही बोल दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी वेव हूं, आप भी वेव हैं, हम सब वेव हैं। तो इन्होंने तो लोगों को भी वेव बना दिया कि हम सब लोग वेव हैं, हम सब लोग वेव है। अब यार ये, हाँ, मैं अपने आप को वेव नहीं, मैं तो अपने आप को पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूं, मैं कहां से वेव हो गया। और इन्होंने उसका प्रूफ भी दिया और बात समझाई भी अपनी, और बात इन्होंने समझाई भी। कैसे समझाई, ठीक, कि कैसे इन्होंने बात बताई। इन्होंने कहा ये देखिए कि भाई अगर हम, इन्होंने एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे कैसे वो वेव होती है। हमने बताइए, ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, ये इक्वेशन पढ़ी हुई है। यस सर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से E बराबर एच न्यू है, E बराबर hc बाई लैम्डा। और ये वाली बहुत फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशनशिप की, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक, ये आइंस्टाइन की बहुत फेमस इक्वेशन है मास एनर्जी। E क्या है, एनर्जी, m क्या है, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और c क्या है, व्हाट इज c, Speed of light. स्पीड ऑफ लाइट। इन्होंने कहा कि यार एनर्जी तो एनर्जी है, एनर्जी तो एनर्जी है। अब अगर वही फोटोन वाला कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है, तो जो उसकी इस इक्वेशन से एनर्जी आ रही है वही उसकी इस इक्वेशन से एनर्जी आ रही है। तो इनको अगर मैं इक्वेट करूं, E बराबर hc बाई लैम्डा को mc स्क्वायर से इक्वेट करूं, तो hc बाई लैम्डा बराबर mc स्क्वायर आ जाएगा। c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h अपॉन mc ये लैम्डा के बराबर हो जाएगा, h अपॉन mc ये लैम्डा के बराबर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। अब m इंटू सी, व्हाट, m तो देखिए मास है, और c क्या है, व्हाट इज c, व्हाट इज c, Speed of light. स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। अब इन्होंने कहा कि देखो ये तो फोटोन के लिए था, क्योंकि फोटोन लाइट का पार्टिकल है, तो लाइट की स्पीड से चलता है। बट अगर उसी को हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ले लें, तो m इंटू सी था, जैसे मास इंटू वेलोसिटी था, तो वैसी अगर आप किसी दूसरे पार्टिकल का मास ले लें और उस पार्टिकल की वेलोसिटी ले लें, तो ये मास इंटू वेलोसिटी m, जैसे यहाँ m मास इंटू मल्टीप्लाइड बाई c था, वैसे ये m मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी,
तो वही मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, जो कि p मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। तो वेवलेंथ बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, या आपके मास इनटू वेलोसिटी आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये जैसे वेवलेंथ ऑफ फोटोन थी, ये वेवलेंथ उस पार्टिकल की होगी जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी v है, और ये वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स होगी। इन्होंने ये कहा मैं भी वेव हूं, आप भी वेव है, हम सब वेव है, मगर मैं रिफ्यूट कर रहा हूँ कि यार मैं तो वेव नहीं हूं। तो इन्होंने फिर दूसरी बात समझाई कि देखो यार, तुम जो है ना वो वेव इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारा मास है बहुत ज्यादा, तुम्हारा मास बहुत ज्यादा है। तुम चाहे वेलोसिटी अपनी ठीक है लार्ज कर लोगे या कम भी करोगे, तो तुम्हारा m इंटू वी जो निकल कर आएगा उसको भी तुम h से जब डिवाइड करोगे तो वो इतना कम होगा कि तुम्हारा हम वेव कैरेक्टर निग्लेक्ट कर सकते हैं, तुम्हारा सिर्फ पार्टिकल कैरेक्टर ही होगा। बट अगर आप मास की बात करें, अगर आप इसकी बात करें, मास ऑफ दैट पार्टिकल की अगर आप बात करें, जो कि अगर इलेक्ट्रॉन हो जाए, जो कि बहुत 10 की पावर -31 के ऑर्डर में होगा, तो वो जब आप प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि 10 की पावर -34 के ऑर्डर में होगा, इन दोनों का जब डिवीजन करेंगे तब वेवलेंथ कोई इतनी छोटी नहीं निकल कर आएगी, थोड़ी ठीक ठाक निकल कर आएगी वेवलेंथ। और जब ठीक ठाक वेवलेंथ निकल कर आएगी तो आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे केस में आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इन्होंने बात कही कि देखो, हम नॉर्मल बात चीजों के लिए तो वेव उनका नेचर निग्लेक्ट करें, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा वेव नेचर निग्लेक्ट करें, हम 5 किलो की कोई बॉल है हमारी, उसकी बात करें, वेव नेचर निग्लेक्ट कर दीजिए आप उसकी। बट अगर बहुत छोटे पार्टिकल होंगे जिनका मास बहुत कम होगा, प्लैंक कांस्टेंट से जब वो डिवाइड होंगे तब भी कोई ठीक ठाक एक बड़ी सी वैल्यू मतलब आ ही जाएगी, जिनकी वेवलेंथ रहेगी ठीक ठाक सी, और तब हम उनके वेव नेचर को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो उनका वेव नेचर हमको मानना ही पड़ेगा। और ये वाली जो वेवलेंथ है ये मैटर वेव कहलाती है। वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इन मोशन are called matter wave or de Broglie wave, which is given by wavelength बराबर h by p। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आ रही है, ठीक, ये हेडिंग डाल लीजिए, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो प्लीज राइट दिस हेडिंग, dual behavior of matter। we have 5 minutes left। dual behavior of matter हेडिंग डालिए ये। Done, sir. चलिए अब ये देखिए, तो सबसे पहले तो व्हाट डू मीन बाय de Broglie वेव, वो चीज लिखिए क्या है de Broglie वेवलेंथ। Wave associated with material particle or object in motion are called matter waves or de Broglie wave। Done, sir. Done, sir. चलिए चलिए चलिए,
अब ये डिब्रॉय इक्वेशन है, इसके बारे में जो है वो क्या कहते हैं हमको और बात करनी रहेगी। थोड़ा सा इसका डेरिवेशन जो है वो लिखिए। ऑब्वियसली विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो। इसी पे अपना जो है वो बिल्डअप करेंगे। तो इसका हल्का सा डेरिवेशन, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको हम कोशिश करते हैं नोट डाउन करने की। सबसे पहले तो यही लिखिए इक्वेशन जो फर्स्ट बताई हुई है, E बराबर HC बाई लैम्डा। सेकेंड वाली इक्वेशन हमारी E बराबर MC स्क्वायर है। दोनों में एनर्जी की बात चल रही है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। अब इक्वेट कर दिया तो फिर उससे कुछ जो रिजल्ट निकल कर आए वो हम यूज करेंगे आगे। पहले ये लिखिए, पहले ये लिखिए, फिर थर्ड नंबर पे ये लिखिए। फर्स्ट नंबर पे ये जो लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये लिखिए। ये लिखा, फिर सर इन दोनों इक्वेशन के आगे आपने फोटोन क्यों लिखा है? ठीक मैम, क्योंकि HC बाई लैम्डा फोटोन नहीं, वो तो मैम ये दिखाने के लिए कि अभी इसकी एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से मैम कोई नॉर्मल चीज तो नहीं चल सकती। तो स्पीड ऑफ लाइट से कौन चलेगा आप बताइए? स्पीड ऑफ लाइट से कौन सब्सटेंस चलेगा बताइए? सर रिपीट कर दीजिए। हाँ मैम, ये बताइए कि ये वाली जो इक्वेशन है उसमें ये C है, C स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट से कौन सी चीज चलेगी बताइए? लाइट ही तो चलेगी ना। यस सर। तो फोटोन ही चलेगा, इसीलिए फोटोन लिखा हुआ है। ओके सर। ठीक, बट वो हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, वो हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया है दूसरी चीजों के लिए। तो ये फिर हमारी इक्वेशन आ गई है। इसी को हम, इसी वेवलेंथ को, इस वेवलेंथ को, ये जो वेवलेंथ निकल कर आई है अगली क्लास में देखेंगे, इसी को हम डिब्रॉय वेवलेंथ बोलते हैं। इस इक्वेशन को हम डिब्रॉय इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। चलिए चलिए ठीक भाई, नोट डाउन किया, नोट डाउन किया। यस Yes, सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सर जी जी बताइए। सर टेस्ट की सिलेबस में लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम टिल पार्ट 15। हाँ तो मैम कल भी तो एक लेक्चर है, कल भी तो एक लेक्चर है। ओके सर। जी, यानी डिब्रॉय इक्वेशन भी आ रहा है टेस्ट में। यस सर। सर यस यस, चलिए ठीक है, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। जी एक सेकंड बस, मैं रिकॉर्ड